जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी वो हमारी हो गई है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, इसकी मैसेजिंग दूसरी है। किस प्रकार के सिग्नल्स पूरे टेररिस्ट वर्ल्ड को चले जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अभी जाके जो भी टेररिस्ट होगा वो उसको ये दिल में ये डर बैठता है, अगर मैं अमेरिका में शरण ले भी लूं तो हो सकता है बाद में हमको वापस भेज दे। अभी भारत में इलीगल्स बहुत हैं। 2 करोड़ बांग्लादेशी इस समय पर भारत में है। लाखों की तादाद में रोहिंग्या है। ये हमारे देशवासी नहीं है, उनके पास अपना देश है। अभी भारत को मजबूती के साथ इनको पकड़कर वापस भेजना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री ने भी कहा है और विदेश मंत्री ने भी कहा है, हम इसको वेरीफाई करेंगे, अगर हमारे भारतीय हैं हम इनको वापस लेंगे। तो और हम वापस लेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है हमारी पॉलिसी मजबूत होना चाहिए और जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में आए हैं इनको मुझे लगता है वापस भेजना चाहिए। अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक विजिट अमेरिका में की और उससे क्या कुछ भारत को हासिल हुआ, भविष्य में क्या कुछ संभावनाएं हैं, इसको लेकर के हमारे साथ हैं विदेशी मामलों के जानकार ध्रुव जी। सर, आपसे समझना चाहेंगे, एक तो भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, आपसे इस पूरे दौरे को सरल शब्दों में समझना चाहेंगे कि क्या भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं तो उनको वो सब कुछ हासिल हुआ जो लेकर के उद्देश्य गए थे, या अमेरिका बार्गेन करने में सफल रहा? देखिए, ये मुद्दे अलग अलग मुद्दे हैं। अगर आप ट्रेड की बात करोगे तो जिस प्रकार से भारत अपने टैरिफ चाहता था वो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि टैरिफ के मामले में अमेरिका ने अपनी पॉलिसी पूरे विश्व में बदली कर दी है। तो जिस प्रकार से वो टैरिफ जिसको वो टैरिफ जो लगा रहे हैं बाकी देशों के ऊपर, सिर्फ भारत के ऊपर नहीं पूरे विश्व में उसने ये किया है, वो एक कारण उसका ये था कि ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट जा रहा था पिछले कई सालों से, और उसको वो थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश में है। लेकिन इसके बावजूद भी जहां तक भारत की बात है, मुझे लगता है वो टैरिफ्स लगेंगे लेकिन उसका असर उतना नहीं होगा जितने बाकी देशों के होगा। तो ये तो हो गई एक ट्रेड की बात। इसके साथ ही मुझे लगता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन दोनों देशों का बहुत बढ़ जाएगा, और इस इकोनॉमिक कोऑपरेशन में डिफेंस कोऑपरेशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसमें बात ये भी हुई है कि F-35 फाइटर जेट्स भारत को दिए जाएंगे। मुझे उसमें थोड़ा सा शक पड़ रहा है, इसलिए नहीं कि वह अमेरिका नहीं देगा, मुझे लगता है भारत वो एक्सेप्ट ना करे। हो सकता है एक्सेप्ट कर ले, लेकिन उसके चांसेस है कि F-35 फाइटर्स हम नहीं लेंगे, हम तो फ्रेंच मिराज ये फ्रेंच के रफेल फाइटर्स ही लेंगे। क्योंकि हम भारत को ये प्रॉब्लम होती है कि अमेरिका के जो हथियार होते हैं वो किसी कंडीशन पर आते हैं, और अगर हमको F-35 मिल जाती है तो उसकी कंडीशनैलिटी है कि आप इनको इधर इस्तेमाल कर सकते हो और उधर नहीं कर सकते। तो वो मुझे नहीं लगता है कि भारत को मंजूर होगा। तो अगर वो कंडीशन निकल जाती है तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगा। तो आगे वाले अभी देखेंगे कि किस प्रकार से ये तो सिर्फ ब्रॉड एग्रीमेंट्स हुई है कि आगे किस प्रकार से नेगोशिएशंस होंगे। लेकिन मुझे लगता है दोनों देशों के बीच में ट्रेड के एग्रीमेंट हो जाएंगे और इससे भारत को और अमेरिका को भी बहुत फायदा होगा। ये तो एक है। जैसे आपने डिफेंस समझौते की बात की हुई है, अगर हम 2000 से लेकर के अब तक का सफर देखें अमेरिका के साथ, तो डिफेंस में हम लोग शून्य से 20 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर क्रॉस कर गए हैं। ये और ज्यादा आगे बढ़ने के चांसेस इसलिए हैं कि पहले हम पूरी तरह से रसिया पर ही एक तरह से आश्रित थे, लेकिन अब जैसे जैसे अमेरिका से 2000 के बाद हम लोग के, चाहे वो परमाणु संधि हो या उसके अलावा व्यापारिक हो या फिर रक्षा क्षेत्रों में हो, तो आज जो हमारा समझौता हो रहा है, अगर 2022 और 23 की बात करें तो 118 अरब अमेरिकी डॉलर हम क्रॉस कर गए हैं। ये फाइनेंशियल ईयर जाते जाते 2025 के लास्ट तक, यानी कि 24 में हम 195 अरब डॉलर के पहुंच गए हैं और 300 को क्रॉस करेंगे। ऐसे में जब ये अचानक टैरिफ का मुद्दा आया हुआ है तो इसका कितना असर रहेगा? क्या हम टारगेट अचीव कर पाएंगे? नहीं, ये टारगेट तो अचीव हो जाएगी। देखिए, टैरिफ का बात ये होती है कि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है वो भारत के फेवर में था। हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा है और हमारे इंपोर्ट्स बहुत कम है, ठीक है ना। तो अभी अमेरिका चाहता है कि हम भी अपनी मार्केट्स खोल दें। फर्ज करो अगर हम कार की बात कर रहे हैं तो 70% एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाते हैं हम अमेरिका कार्स के ऊपर, 70% पे वो तो कभी कम्पीट नहीं कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम यह है कि अगर वो ड्यूटीज कम कर दे
तो हमारे जो कार मेकर्स हैं उनके ऊपर बहुत चैलेंजेस आ जाएंगे, जैसे कि टाटा है, महिंद्रा है। क्या वो कॉम्पिटिटिव रह सकेंगे या कुछ और करना पड़ेगा? तो इस प्रकार से मार्केट खोलना अब भारत के लिए अभी तक भी मुश्किल है। एक कंट्री जो डेवलप हो चुकी है उसकी बात अलग होती है, भारत अभी तक भी उस रास्ते पे चल रहा है। तो हमारे लिए चैलेंजेस है, लेकिन मुझे लगता है ये जहां तक निगोशिएशन वगैरह जो बात होती है, कहीं ना कहीं ये एडजस्टमेंट हो जाएगी और भारत और अमेरिका की ट्रेड मुझे लगता है $500 बिलियन तक चले जाएगी और ये अगले 5 सालों के अंदर ही हो जाएगा। ये बहुत बहुत बढ़ने वाला है ये। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प, ये अक्सर टांट कसते रहे। 2019 में जब तलखी बढ़ी थी भारत और अमेरिका के संबंधों में, उन्होंने कहा ये तो टैरिफ किंग है भारत, और सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले अगर 5 देश से देखे जाए तो उसमें भारत एक आता है। अब जो डिसबैलेंस है, अमेरिका एवरेज एक जो जाता है उसका टैरिफ भारत के साथ में कारोबार में वो 3% के आसपास जाता है, और भारत जो टैरिफ लगाता है अमेरिकी चीजों पर वो 10.5% यानी 10% को क्रॉस करता है, लगभग 3 गुना से ज्यादा। तो इसमें बात कहाँ बीच में इसमें ये होता है ना, ये अब जब आप टैरिफ की बात करते हो, फर्स्ट करो एग्रीकल्चर गुड्स की बात ले लें, हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात ले लें। हाँ, अभी अमेरिका जो है वो अपने एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज करता है, वो उसमें आता नहीं है, वो दिखाई में नहीं आता, तो उसके फिर प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं। तो भारत तो उस प्रकार की कार्रवाई नहीं ले सकता है, क्योंकि हमारे फार्मर्स जो है फिर वो तो खत्म हो जाएंगे। उनके फार्म्स बड़े बड़े हैं, हमारे तो बड़े छोटे छोटे लोग हैं। ठीक है, तो उनको तो हमने प्रोटेक्ट करना ही है। 1 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर बहुत बड़ा काश्तकार बोला जाता है, 5 हेक्टेयर वाला। तो हम बात करते हो तो 1000 हेक्टेयर्स की बात हो, 5000 10,000 उनके जो फार्म्स जो है वो अगर आप एक तरफ से देखें तो दूसरी तरफ तो नजर नहीं आते, वो समुद्र की तरह लगते हैं, बहुत बड़े फार्म्स हैं उनके। ठीक है, तो और वहां पर देखिए उनके जो फार्म सेक्टर में जो काम करते हैं, मेरे ख्याल से 4 या 5% उनकी पॉपुलेशन है। भारत में तो हमारी 50% से ऊपर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमारे बड़े छोटे छोटे लोग हैं। मैं अपने घर की बात करता हूँ, मेरे पास तो 1 एकड़ से कम है। ठीक है ना, और हम भी अपने आप को फार्मर्स बोलते हैं। जिसके पास हिमाचल में जमीन 5 एकड़ है उसको तो हम बहुत बड़े लैंड ओनर्स कहते हैं, बहुत बड़े, तो और मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, मेरे से भी कई छोटे छोटे लोग हैं, तो बीघों में जमीनें हैं, तो उनके पास तो बहुत ही कम जमीन है। तो इसलिए एग्रीकल्चर को प्रोटेक्शन करना और कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना ये हमारा जिम्मा बनता है, और भारत सरकार, खास करके नरेंद्र मोदी की सरकार, उसको करेगी। लेकिन जहां हम इनको छूट दे सकते हैं, मुझे लगता है वो छूट दे देंगे। और किसी भी हालत में ये ट्रेड भारत और इसके आप ये देख लीजिए, एनर्जी इंपोर्ट तो हम अमेरिका से आराम से ले सकते हैं, जितना भी है डिफेंस में हम ले सकते हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा। किस प्रकार से बैलेंस करना है ये डिटेल में बैठेंगे एंड ऑल दैट, एक एक आइटम को देखेंगे। लेकिन भारत और अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं ये बहुत स्ट्रांग रिश्ते हो गए अभी। पिछले ये तकरीबन 25 साल पहले शुरुआत हुई थी। 2000 में शुरू हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, धीरे धीरे बढ़ता गया। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई, धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन 2014 में जब मोदी की सरकार आई तो बहुत तेजी पकड़ी इसने। इसकी वजह क्या मानेंगे ध्रुव सर आप, कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है इसलिए अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है, या अमेरिका का दुश्मन चाइना पड़ोसी है इसलिए वो भारत को इंपॉर्टेंस दे रहा है? मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, आपने कहा ये दोनों बातें सही है, लेकिन मैं इसमें तीसरी बात जोड़ना चाहता हूं। देखिए, भारत के और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक में जो हमारे इंटरेस्ट है वो बिल्कुल एक ही जैसे है। जो अमेरिका के इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक में है और जो भारत के इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक में है, ये बिल्कुल 100% मिलते हैं। ये हम भी वही चाहते हैं और अमेरिका भी वही चाहता है। और इसमें अगर आप चीन को लगा दें तो चाइना नहीं, खास करके साउथ चाइना सी में चाइना की पॉलिसी अलग है, लेकिन भारत और अमेरिका की पॉलिसी एक है कि फ्री एंड ओपन नेविगेशन, जो प्रधानमंत्री भी बार बार बोलते रहते हैं कि हम तो यही चाहते हैं, फ्री एंड ओपन नेविगेशन इन द इंडियन ओशन। और इसके लिए हमारे दोनों के क्वाड भी इसी कारण बना। तो हमारे एक अगर हम शब्दों में कहना चाहते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भारत के और अमेरिका के इंडो पैसिफिक में बिल्कुल मिलते हैं। लेकिन जब हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर जाते हैं, जब हम
यूरेशिया की बात करते हैं तो हमारे इंटरेस्ट अलग हो जाते हैं। अभी आप देखिए कि रूस और यूक्रेन रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ। हाँ, अभी ये युद्ध तो हुआ, लेकिन भारत का पक्ष अलग था। भारत ने अमेरिका का पक्ष नहीं लिया, ना तो रूस का पक्ष लिया। हमने तो कहा भी शांति करिए आप, ठीक है। अमेरिका चाहता था कि हम उनके साथ आ जाएं, तो हमने कहा भाई ये देखिए, ये हमारी लड़ाई है ही नहीं, ये आप लोगों की लड़ाई है। टू वाइट क्रिश्चियन कंट्रीज आर फाइटिंग। एक तरफ से ये ट्राइबल वॉर हो गया है, दो ट्राइब्स हैं आपस में लड़ रही है, तो इसमें भारत का क्या लेना देना। तो भारत उसमें उससे अलग रहा, और ये यहां पर हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। भारत जिस प्रकार से अमेरिका अफगानिस्तान की हालत देखता है, जिस प्रकार अमेरिका पाकिस्तान को देखता है, वो भारत की जो वो स्ट्रेटेजी है, वो नजरिया वो अलग है, ठीक है। लेकिन इसको हम संभाल सकते हैं, ये हमारे स्ट्रेटेजिक हमारे, क्योंकि पैसिफिक इंडो पैसिफिक के इंटरेस्ट जो है वो सबसे बड़े इंटरेस्ट है। और टेररिज्म के जब हम काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं, तब भी भारत और अमेरिका के इंटरेस्ट बिल्कुल मिल जाते हैं। टेररिज्म की आपने जिक्र किया तो याद आया कि जो राणा जो आरोपी रहा है, उसको भारत को सौंपने की बात हो गई, ये बड़ी सफलता कही जाएगी। सफलता तो बहुत बड़ी है, क्योंकि अमेरिका आमतौर पर ऐसा नहीं करता, ऐसा कभी नहीं करता है। एक बार जो कैदी है वो खुद अपनी जेल में रखेगा, लेकिन वो सौंपता नहीं है। अमेरिका अमेरिका है वो। ये बहुत ही रेयर होता है कि इस प्रकार के जो क्रिमिनल्स हैं वो अमेरिका उनको वापस भेज दे। अभी हालात ऐसी आ गई कि उसका जेल टर्म मुझे लगता है खत्म हो रहा है उसके, और उनके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो हो गया है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अमेरिका रख सकता था उसको, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बात कर दी कि इसका तो तबाहुद्दुर राना उसका नाम है, तबाहुर राना है उसका नाम है, उसको हम वापस भेज देंगे। अभी इसके कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि इसके हमारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह में बहुत फायदा हो जाएगा। मैं कह नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी वो हमारी हो गई है, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, इसकी मैसेजिंग दूसरी है, किस प्रकार के सिग्नल्स पूरे टेररिस्ट वर्ल्ड को चले जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अभी जाके जो भी टेररिस्ट होगा, वो उसको ये दिल में ये डर बैठता है, अगर मैं अमेरिका में शरण ले भी लूं तो हो सकता है बाद में हमको वापस भेज दे। ये बहुत बड़ी चीज होती है, लोग इसको समझते नहीं है, क्योंकि ये साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म। और एक बार जब टेररिस्ट अपना शेर बन जाता है और बहुत बड़ा वो ऐसे दिखता है, लेकिन जब उसको पता लगता है कि उसकी जान को खतरा है, तो मैंने ये अपनी सर्विस में ये बहुत मैंने शेर देखे हैं। एक बार जब वो पकड़े जाते हैं, वो चूहे से भी बदतर हाल, ऐसे चूहे वो पैरों पे गिर जाते हैं, रोते हैं, हाँ, और माफी मांगते हैं। और वैसे अगर इनको टीवी पे देखे अपने अपने इलाके में, तो बड़े शेर हैं, क्योंकि उनके पास ऑटोमेटिक हथियार है, सामने औरतों और बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनकी निहत्तों को मार रहे हैं। तो वो तो ये उनके दिल में अभी डर पैदा हो जाएगा। और खास करके टेररिज्म की एक और मैं बात, सिर्फ इस्लामिक टेरर नहीं है, ये खालिस्तानी टेरर भी है। अभी खालिस्तान का मूवमेंट भारत में नहीं है, जो भी खालिस्तान का मूवमेंट है वो कनाडा में चल रहा है, थोड़ा यूके में चल रहा है, और थोड़ा अमेरिका में अपने आपस में वो करते रहते हैं। वो भी अभी खत्म हो जाएगा। उनकी जो बेसिस थी, कनाडा को तो सीधी मैसेज मिल गई है, हाँ, कनाडा ने स्वीकार किया हुआ है, कनाडा को मैसेज मिल गई है, अमेरिका ने भी इनको मैसेज दे दी है, जॉइंट स्टेटमेंट दे दी है अमेरिका और भारत और अमेरिका की तरफ से, कि ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये मैसेजिंग, ये भी देखिए, वो यहाँ पर तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैसेजिंग के तौर पर वहां पर उनको शरण नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, एक चीज और सवाल बिल्कुल चर्चाओं में है, विपक्ष भी भारत सरकार को, मोदी सरकार को घेर रहा है, वो मामला है अप्रवासी भारतीय जो कि अमेरिका में है। इनकी संख्या भी ठीक ठाक है, लगभग 7.25 लाख बताए जा रहे हैं, लेकिन चिन्हित किए गए हैं 20,445। उनको अमेरिका ने जिस अंदाज में भेजा था, वहां के सैनिक जहाज में हथकड़ी पहनाकर, उसको लेकर बड़ा आलोचना हुई थी। तो क्या लगता है, जो अप्रवासी भारतीय अब भारत भेजे जाएंगे, तो इसको लेकर के भी कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है ऐसा उन दोनों की बातचीत में, ट्रंप और मोदी की, लेकिन फिर भी उसमें एक तरीके में सुधार आएगा। अगर भेजे भी जाएंगे अप्रवासी भारतीय अवैध रूप से, तो उनको एक तरीका सही रहेगा। इस पे दो चीजें हैं। सबसे पहले, ये जो लोग गए हैं वो इलीगल्स हैं, उन्होंने क्राइम किया है उस देश के साथ, उनको वहां पर जाना नहीं चाहिए था। तो वो वापस अमेरिका उनको भेज रहा है, मैं अपनी तरह से वो स्वागत करता हूं, और मैं कारण बता दूंगा।
अभी बात आती है कि ठीक है, उनको रिस्ट्रेंट करके भेज दिया गया है। देखिए, जब भी अमेरिका की कोई फ्लाइट जाती है, मिलिट्री फ्लाइट जाती है, डर ये होता है कि आपस में कुछ कर दें इधर फ्लाइट के ऊपर एंड ऑल दैट, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वो रिस्ट्रेन करते हैं। इसका मतलब है कि उनके गार्ड्स होते हैं, लेकिन जो कैदी हैं या जो इस प्रकार के डिटेनीज हैं, उनको फिर हैंडकफ कर दिया जाता है और पैरों में चेन लगाई जाती है, ताकि अगर कुछ करने की जरूरत पड़े तो वो एकदम कर सकते हैं। मैं मानता हूं उस दौरान के लिए इनको तकलीफ होती है, लेकिन ये भी सोचिए, जब ये देश के बाहर गए, यही लोग जब बाहर गए, इन्होंने इससे ज्यादा लाख गुना ज्यादा तकलीफें सही है। वो डंकी रूट को तय किया। उस आप एक बार वो रूट देखिए, भूखे रहे, नंगे रहे, माइनस टेम्परेचर 40 डिग्री, और उनके पास तो कुछ नहीं था। अरे इसमें गुजरात के 4-5 लोग तो मर गए थे, पूरा परिवार खत्म हो गया था। तो ये कहना कि ऐसे क्यों है, ये अमेरिका की पॉलिसी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पॉलिसी सही है, लेकिन ये उनकी पॉलिसी है। और एक एयरक्राफ्ट आ गया है, 2-3 और अभी 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो ये वापस जो आ रहे हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो चेन लगा रहे हैं, मुझे लगता है उनको फोटो वगैरह नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, एक बार आप फोटो दिखाते हो और वो हो जाता है, लेकिन वो अपनी तरफ से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसके ऊपर वो विजिबिलिटी जो फोटोग्राफिक वगैरह है, वो नहीं होना चाहिए। न तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारा भी इधर देश ऑडियंस है, और हमारे जब देश भारतवासी देखते हैं तो उनको बुरा लगता है। लेकिन अभी मैं इसका दूसरा कारण बताता हूं कि मुझे क्यों अच्छा लगा है कि ये वापस आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ मैं प्रीसिडेंट में बहुत बिलीव करता हूं, और इसका प्रीसिडेंट क्या है कि अगर आप इलीगल हो, तब आपको उस देश पे रहने का कोई हक नहीं है। अभी भारत में इलीगल्स बहुत है। 2 करोड़ बांग्लादेशी इस समय पर भारत में हैं। लाखों की तादाद में रोहिंग्या हैं। ये हमारे देशवासी नहीं है, उनके पास अपना देश है। अभी भारत को मजबूती के साथ इनको पकड़कर वापस भेजना पड़ेगा। ये हमारे देश के नहीं हैं लोग, ये किसी और देश के हैं, और इस पे कोई ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन नहीं है। अगर कोई बांग्लादेशी वीजा के तौर पर आया है, ओवरस्टेयर ऑफ वीजा है, वो मैं मान सकता हूं। लेकिन ये जिस प्रकार से ये आए हैं अंदर, इनका सिर्फ काम एक है, गदर करना, डाकू करना। जो भारत में भाई बहुत गरीबी है, तो हम अपना राशन पानी उनको क्यों दे, जब हमारे लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हमारे भी लोग जरूरत है। तो ये भारत सरकार का कोई फर्ज नहीं है इनकी देखभाल करने का। बेशक मुझे लगता है कुछ दिन पहले कुछ हमारे भारतीय हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन किया कि जो रोहिंग्या आए हैं उनको आप खाना दो, राशन दो, स्कूल दो, एजुकेशन दो। ये तो मुझे समझ नहीं आता है, और वो लोग जो है अपने घरों में कभी नहीं बसाएंगे। तो सरकार क्यों करे, मैं क्यों करूं? आप और मेरा टैक्स पेयर मनी उन विदेशों के ऊपर क्यों जाए जो इलीगल्स हैं? तो ये जब ट्रंप ने ये भारतीय भेजे हैं, और सिर्फ भारत में नहीं, ये बाकी सभी जगह भेजेंगे। हाँ, तो प्रधानमंत्री ने भी कहा है और विदेश मंत्री ने भी कहा है, हम इसको वेरीफाई करेंगे, अगर हमारे भारतीय हैं हम इनको वापस लेंगे। तो और हम वापस लेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ ही मुझे लगता है हमारी पॉलिसी मजबूत होना चाहिए, और जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में आए हैं इनको मुझे लगता है वापस भेजना चाहिए। ये थी हमारी खास बातचीत ध्रुव जी से, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है कि भारत और अमेरिका के बीच जो कारोबारी संबंध है वो और ऊंचाइयों को आगे बढ़ेंगे। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, और जो टैरिफ का नेगोशिएशन है दोनों देशों के बीच में बैठ करके सूझबूझ के साथ सुलटा लिया जाएगा। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।